बड़ी खबर सुल्तानपुर डकैती मामले से जुड़ी हुई। सुल्तानपुर डकैती कांड का आरोपी मारा गया है। एसटीएफ और उन्नाव पुलिस के साथ हुई मुठभेड़। उन्नाव में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया अनुज प्रताप सिंह। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, एक बड़ी सफलता हासिल हुई है सुल्तानपुर डकैती कांड से जुड़ी हुई। एसटीएफ और उन्नाव पुलिस के साथ दरअसल मुठभेड़ की खबर यहां पर सूचना मिली थी, जिसके बाद यहां पर पुलिस पहुंचती है और इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। फिलहाल आपको ये बताते चले कि इस दौरान आरोपी को ढेर कर दिया गया है। सुल्तानपुर डकैती मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, आरोपी मारा गया है। दरअसल जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटी थी, उसके बाद लगातार पुलिस की तरफ से अलग अलग जगहों पर वहां पर तफ्तीश देखने को मिल रही थी, जांच चल रही थी और इसी पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। तो एसटीएफ की टीम के साथ आरोपी अनुज और उसके साथी की उन्नाव जिले में मुठभेड़ हुई, जिसमें अनुज को एसटीएफ ने गोली मार दी है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल सुल्तान में ज्वेलर्स की दुकान में डकैती करने वाले अनुज प्रताप सिंह को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। लखनऊ एसटीएफ की टीम के साथ आरोपी अनुज और उसके एक साथी की उन्नाव जिले में मुठभेड़ हुई, जिसमें अनुज को एसटीएफ ने गोली मार दी, जबकि दूसरा वहां से फरार होने में कामयाब रहा। अनुज को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। और एक बार फिर अब नजर डालेंगे अखबारों पर। बात होगी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह नौशेरा में चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि अब धारा 370 कोई वापस नहीं ला सकता। आतंकवाद को पाताल में दफनाने का काम करेंगे, क्योंकि ऐसे में जब अमित शाह पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर, हर बार मंच से 370 का जिक्र होता है, आतंकवाद का जिक्र होता है, क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है जम्मू कश्मीर में भी। एक चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 2 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं। लगातार बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार प्रसार अभियान चल रहा है। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील वहां पर की जा रही है और ऐसे में अमित शाह जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे, मंच से कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए वो नजर आए। खासतौर पर 370 का जिक्र हर बार मंच से कर रहे हैं, आतंकवाद का जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 370 अब कोई वापस नहीं ला सकता। आतंकवाद का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद अब पाताल में पहुंच चुका है, क्योंकि आपने देखा होगा इसके पहले जब आतंकी घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगी थी जम्मू कश्मीर में, गृह मंत्रालय की तरफ से भी इसको लेकर बैठक की गई। लगातार अमित शाह वहां पर अधिकारियों से बातचीत में थे, संपर्क में थे और बार बार आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात दोहराते हुए गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के नौशेरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा। कहा, अब कश्मीर में शेख अब्दुल्ला वाला नहीं, सिर्फ हमारा प्यारा तिरंगा ही लहराएगा और तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया। देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है। किसी की पत्थरबाज और आतंकी को रिहा नहीं करेंगे, अमित शाह का स्टेटमेंट। और इसी स्टेटमेंट के साथ अखबारों में इस खबर का जिक्र है। उन्होंने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी पत्थरबाज या आतंकवादी को रिहा नहीं किया जाएगा। वे बोले कि जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं कर दिया जाता, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और साथ ही साथ नौशेरा में एक चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को शेर करार देते हुए कहा कि मैं केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं से बात करना चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा और कहा कि पत्थरबाजों और आतंकवादियों को रिहा नहीं करना चाहते। फारूक अब्दुल्ला जम्मू की पहाड़ियों में आतंकवाद के फिर से पनपने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये मोदी सरकार है और हम आतंकवाद को पाताल में दफना देंगे। तो तमाम बातों का जिक्र यहां पर किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी गृह मंत्री अमित शाह ने की। उधर जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। बरनाई में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया और यहां पर ये कहा कि चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं, देश को मजबूत बनाने का ये चुनाव है। ये यहां पर कहते हुए जनसभा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नजर आए। दरअसल आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो पार्टी के दिग्गज हैं वो लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक रैलियां हो रही है और इसी कड़ी में जेपी नड्डा ने अब जम्मू कश्मीर का दौरा किया। यहां पर एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधते हुए, आतंकवाद को लेकर अपनी बात रखते हुए और चुनाव को लेकर ये कहते हुए ये चुनाव किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को मजबूत बनाने का चुनाव है। ये भी यहां पर जेपी नड्डा कहते हुए नजर आए। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए और जम्मू कश्मीर जिस तरह से बदला है पिछले कुछ सालों के दौरान, उसका जिक्र करते हुए, तमाम बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मंच से जेपी नड्डा यहां पर नजर आए। तो इस तरह से कल जो उनका संबोधन रहा, यहाँ पर देखिए जनता से वोट की अपील के साथ साथ उन्होंने आतंकवाद को लेकर भी एक बड़ा संदेश दिया। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से चाहे गृह मंत्री की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें, तो जब वो भी जम्मू कश्मीर पहुंचे तो यहाँ पर उन्होंने भी नए जम्मू कश्मीर को और ज्यादा विकसित किस तरह से करने का पार्टी का प्लान है, उसको लेकर मन से अपनी बात रखी थी।
और जम्मू से जुड़ी अगली खबर भी है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष पर उन्होंने हमला बोला, कहा सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करनी चाहिए। राजनाथ सिंह जो कि यहां पर पहुंचे थे और बाकायदा उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। आपको बताते चले कि दूसरे फेज में जम्मू कश्मीर की कुल 26 सीटें हैं, जिस पर 25 तारीख को वोटिंग होने वाली है और इसको लेकर के दिग्गज लगातार अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार करते हुए, अगर जम्मू रीजन की बात करें तो कुल 11 विधानसभा की सीटें जिस पर 25 तारीख को वोटिंग होगी। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की 15 ऐसी सीटें हैं जिस पर मतदान डाले जाएंगे। राजनाथ सिंह ने इस दौरान कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ दे तो उसे गले लगाएंगे। उसने IMF से $7 बिलियन मांगे, हमसे मांगता, हमने इससे ज्यादा जम्मू कश्मीर को दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को गले लगाना और उससे बातचीत करने को तैयार है, बशर्ते पाकिस्तान ये गारंटी दे कि वो भारत की जमीन पर आतंक फैलाना बंद कर देगा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF से $7 अरब की आर्थिक मदद मांगी है। पाकिस्तान भारत से मदद मांग सकता था, इससे ज्यादा फंड तो हमने जम्मू कश्मीर को दिया है। पाकिस्तान आज इस हाल में इसीलिए है क्योंकि उसने सांप पाल रखे हैं, ये भी राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। और एक बार फिर से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ता है तो भारत उससे गले लगाएगा, लेकिन अगर वो आतंकवाद को साथ लेकर के कहता है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं तो भारत इस पर कभी भी एग्री नहीं होगा, भारत उससे बातचीत नहीं करेगा। हम गले लगाएंगे बशर्ते वो आतंकवाद छोड़ दे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। मिशन हरियाणा पर सीएम योगी आदित्यनाथ। जींद में सीएम योगी की चुनावी सभा और इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष परिवारवाद में ही मस्त रहा, विपक्ष भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करता रहा। कि तो जब अब चुनावी सभाओं को संबोधित सीएम योगी कर रहे हैं, ऐसे में विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए वो नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा 2 लड़कों की जोड़ी का जिक्र उनकी तरफ से किया गया था जब गाजियाबाद के दौरे पर वो रहे। तो कुल मिलाकर चुनावी सभाओं में विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। जींद जब पहुंचे सीएम योगी, उन्होंने वहां पर भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद में मस्त रहा। परिवारवाद का जिक्र यहां पर किया गया। सीएम योगी ने यह करते हुए विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। तो बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताते चले, जहां दिल्ली में जंतर मंतर पर केजरीवाल की जनता की अदालत कार्यक्रम। कहा हमने 10 सालों से ईमानदारी से काम किया है, बिजली पानी मुफ्त की। और देखिए अगर अखबारों का जिक्र करें तो इस खबर का अखबारों में भी जिक्र है, क्या सरकारें गिराना देश के लिए सही। इस स्टेटमेंट के साथ अखबारों में भी इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर पहली जनता की अदालत लगाई और इस दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को भाजपा की साजिश बताते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से कई सवाल भी पूछे। साथ ही साथ देखिए केजरीवाल ने यह भी कहा कि जंतर मंतर पर आकर मुझे पुराने दिन याद आ गए और अप्रैल 2011 में इसी स्थान से आज़ाद भारत का भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, इसका जिक्र उन्होंने किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं अंदर से बहुत दुखी हूं और इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। मैं अब जनता की अदालत में आया हूं। आने वाले चुनाव में झाड़ू का बटन तभी दबाना जब अगर आपको लगे कि केजरीवाल ईमानदार है। तो तमाम बातों का जिक्र केजरीवाल की तरफ से किया गया। दिल्ली का चुनाव मेरे लिए अग्नि परीक्षा, केजरीवाल ने कहा। जनता की अदालत रैली में सिसोदिया ने यह कहा कि केजरीवाल के साथ राम लक्ष्मण का रिश्ता है उनका, 26 साल की दोस्ती में कभी अलग नहीं रहे। इस दौरान यहां पर मनीष सिसोदिया इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। जो अरविंद केजरीवाल के साथ उनका रिश्ता है उसका जिक्र करते हुए यहां पर सिसोदिया नजर आए। कल आपने देखा कि किस तरह से यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कई बड़े सवाल बीजेपी को लेकर भी उठाए गए। उन्होंने साथ साथ यहां पर संघ प्रमुख से भी 5 सवाल पूछे, तो यहां सिसोदिया भी मौजूद थे। तो सिसोदिया ने अपने साथ जो अरविंद केजरीवाल के रिश्ते हैं पिछले 26 सालों से, उनका जिक्र किया यहां पर। और यहां जब जनता की अदालत रैली चल रही थी तो उस वक्त सिसोदिया कहते हैं कि 26 साल की दोस्ती में
कभी अलग वो नहीं रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर केजरीवाल के साथ राम लक्ष्मण का रिश्ता होने की बात कही। और देखिए, कहा कि सिसोदिया ने केजरीवाल की तुलना श्री राम से करते हुए खुद को लक्ष्मण बताया। उन्होंने कहा कि रामायण में कभी राम लक्ष्मण अलग होते और दोबारा मिलते तो ऐसे ही मिलते, जैसे बाहर आने के बाद मैं और केजरीवाल मिले। जब हम मिले तो याद किया कि हमने कैसे 26 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। चलिए आगे बढ़ते। पंजाब में भी मंत्रिमंडल में बदलाव की तैयारी है। मंत्रिमंडल में 4 मंत्री बाहर हो सकते हैं। गगन मान, बलकार सिंह लाल हो सकते हैं बाहर। खबर ये भी कि लालचंद के अलावा ब्रह्म शंकर जिम्पा भी बाहर हो सकते हैं। जल्द ही हो सकता है मंत्रिमंडल में बदलाव, नए मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो पंजाब में भी कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़े फेरबदल को लेकर के योजना बनाई जा रही है। कई बड़े चेहरे जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है मंत्रिमंडल से, और कई नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बिल्कुल, न्यूज़पेपर्स में भी फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है। पंजाब के 4 मंत्रियों की छुट्टी, 5 नए चेहरे आज शपथ लेंगे। 2.5 साल में चौथी बार ये फेरबदल हो रहा है। बलकार सिंह, जितन सिंह, ब्रह्मशंकर, अनमोल गगन ने इस्तीफा दे दिया, ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि सभी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह ने स्वीकार भी कर लिया है। वही मंत्रिमंडल में एक सीट संगरूर से लोकसभा सदस्य चुने गए गुरमीत सिंह मीत हेयर की वजह से खाली हुई है। अब इनकी जगह पर हरदीप सिंह मुंडिया, इसके अलावा बरिंदर कुमार गोयल, डॉक्टर रवजोत सिंह, तरनप्रीत सिंह, मोहिंदर भगत समेत 5 को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। और ऐसे में सोमवार शाम 5 बजे राजभवन में राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया इनको पद और गोपनीयता की शपथ आज दिलाएंगे। भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में ये चौथा फेरबदल होने जा रहा है। अभी तक मंत्रिमंडल में सीएम भगवंत मान समेत कुल 15 मंत्री हैं। मंत्रिपरिषद की कुल 18 मंत्री हो सकते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में आपने 92 सीटें जीतकर जीत दर्ज की थी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे मुजफ्फरनगर से, जहां पर एक कार्यक्रम में 2 मंत्रियों में हॉट टॉक का वीडियो जमकर सामने आया, वायरल हो रहा है। जयंत चौधरी का आईटीआई के उद्घाटन कार्यक्रम का ये पूरा मामला है। सोर्सेस के अनुसार प्रोटोकॉल को लेकर कहासुनी यहां पर हुई है। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव के बीच हॉट टॉक हुई और तस्वीरें भी इसकी सामने आई। अनिल कुमार रालोद कोटे से कैबिनेट मंत्री है और ऐसे में कुछ प्रोटोकॉल को लेकर यहाँ पर उनकी बातचीत होती है। जरा हॉट टॉक यहाँ पर नजर आती है कि कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे। इस वीडियो में भी आप देख पाएंगे कि दोनों के बीच में बात हो रही है। प्रोटोकॉल को लेकर कुछ कहासुनी का मामला ये बताया जा रहा है सोर्सेस के अनुसार, और ये तस्वीरें भी जमकर वायरल हो रही हैं। वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप अनिल मंत्री और आप आपस में कैसी बातें करते हो? हम बात भी ना करें, आपस में बातचीत कर रहे हैं। खबर दिल्ली से, जहां यूथ कांग्रेस को मिला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। उदय भानु को बनाया गया यूथ कांग्रेस का नया अध्यक्ष। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी किया इसे लेकर आदेश। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां यूथ कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है और केसी वेणुगोपाल ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि उदय भानु को बनाया गया है यूथ कांग्रेस का नया अध्यक्ष। आगे बढ़ेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। अयोध्या की तर्ज पर जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी के विकास को लेकर आग्रह किया है। अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी का विकास हो, इस पत्र के जरिए नीतीश कुमार की तरफ से लिखा गया। सीतामढ़ी तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी मांग उनकी तरफ से इस लेटर के जरिए की गई है। ये जो लेटर है जो सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लिखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जिस तरह अयोध्या में विकास कार्य हो रहे हैं उसी तरह सीतामढ़ी में भी विकास कार्य हो, अयोध्या की तर्ज पर ही इस लेटर के जरिए सीएम नीतीश ने मांग की है वंदे भारत ट्रेन यहां तक चलाई जाए। ये मांग भी उन्होंने यहां पर की है और साथ साथ यहां के विकास कार्य को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने आग्रह किया है। तो सीतामढ़ी को वैसे माता सीता की धरा कहा जाता है और इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये पत्र कई मायनों बेहद अहम है, जिसमें वो कहते हैं कि श्री राम की नगरी की तर्ज पर सीतामढ़ी का भी विकास हो। अब आगे बढ़ते हुए बात पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की, जिन्होंने प्रधानमंत्री को दूसरी चिट्ठी लिखी है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मुद्दे पर एक और लेटर उनकी तरफ से लिखा गया। ममता ने पीएम से हस्तक्षेप की मांग की। डीवीसी की ओर से पानी छोड़ने पर उनकी तरफ से पत्र लिखा गया। डीवीसी बिना जानकारी क्यों पानी छोड़ता है, ये प्रश्न उन्होंने पूछा था। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने एक लेटर
प्रधानमंत्री के नाम से लिखा था। हालांकि इसको लेकर के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जवाब भी दिया और ये कहा था कि जितना अधिकारियों को मालूम होना चाहिए इतनी इन्फॉर्मेशन वहां पर दी जाती है ताकि बाढ़ जैसे हालात ना बने। लेकिन दूसरी एक और चिट्ठी ममता बनर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री को यहाँ पर लिखी गई है, जिसमें वो पानी छोड़ने को लेकर के सवाल पूछ रही हैं और यह कहती हैं कि DVC की ओर से पानी छोड़ने से पहले क्यों जानकारी नहीं दी जाती। यानी कि इस पूरे मसले पर इस वक्त सियासत बेहद तेज है। हालांकि अब देखना होगा कि इसके जवाब में क्या कुछ बातें कही जाती है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पंजाब में चलती ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का ये पूरा मामला है जो कि नाकाम हो गया। बठिंडा में रेल लाइन पर 1 दर्जन सरिया रखे हुए थे। केबिन मैन और रेल ड्राइवर की सूझबूझ के कारण यह हादसा टल गया। मालगाड़ी को 45 मिनट तक रोका गया। आपने देखा होगा इसकी पहले भी कई तरीके की घटनाएं ऐसे अलग अलग राज्यों से सामने आ चुकी है। मध्य प्रदेश में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में हमने देखा और ऐसे में अब पंजाब और इस कड़ी में शामिल हो चुका है। सेना के जवानों को ले जा रही ट्रेन को उड़ाने के लिए डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ट्रेन के आने के पहले ही डेटोनेटर्स फट गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में ट्रेनों को पलटाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भी सेना के जवानों को लेकर जा रही ट्रेन को उड़ाने के लिए रेलवे ट्रैक पर 10 डेटोनेटर बिछाए गए थे। गनीमत ये रही कि ट्रेन गुजरने के पहले ही डेटोनेटर फट गए, अधिकारी सतर्क हो गए। और ये तस्वीरें अब आप देख पाएंगे पंजाब की, जहां पर ये सरिये जो कि रखे गए थे रेलवे ट्रैक पर। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश का जिक्र यहाँ पर पलक कर रही थी और देखिए मध्य प्रदेश में सेना की ट्रेन को उड़ाने की कोशिश हुई। दरअसल सेना की ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश की गई। रेलवे ट्रैक पर लगाए गए थे 10 डेटोनेटर और लोको पायलट की सूझबूझ से एक जो बड़ा हादसा था वो टल गया। पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया है। जम्मू कश्मीर से कर्नाटक जा रही थी आर्मी स्पेशल ट्रेन और रिस्साका फाटक स्टेशन पर 18 सितंबर की पूरी घटना बताई जा रही है। और देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है कि कानपुर में सबसे पहले कि कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर मिला, जिसकी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। और मध्य प्रदेश में डेटोनेटर फटे। प्रेमपुर स्टेशन की लूप लाइन पर सिलेंडर मिला और खंडवा में डेटोनेटर ट्रक के चलते रोकनी पड़ी गाड़ी। तो देखिए किस तरह से लगातार साजिश रची जा रही है। तो देखिए जम्मू मेल की बॉगी का जो नट बोल्ट है वो भी खुला और कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही थी ट्रेन कोच हिलने लगा तो पॉइंट मैन ने रेलवे अफसरों को इसकी सूचना दी। तो लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। 2 ट्रेनों को पलटाने की जांच के बीच एक और साजिश की जानकारी मिली। हालांकि लगातार NIA की अगर बात करें तो जांच पड़ताल की जा रही, पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। और अब बहराइच की बात करते हैं, जहां पर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। बहराइच में CCTV में नजर आए 2 भेड़िए बकरी मुंह में दबोचकर ये भागते हुए नजर आते हैं। पहली बार दूसरे इलाके में दिखे हैं। बहराइच के नानपारा में 2 भेड़िए CCTV में नजर आए हैं। भेड़ियों ने घर के बाहर बंदी को अपना शिकार बनाया, उसे मुंह में दबाकर भाग गए। CCTV सामने आने के बाद साफ हो गया है कि सिर्फ लंगड़ा भेड़िया नहीं बचा है बल्कि और भी भेड़िए हैं। हालांकि वन विभाग का दावा है कि सिर्फ एक भेड़िया बचा हुआ है। 10 सितंबर को 5वां भेड़िया पकड़ा गया था। तब से वन विभाग के 500 कर्मचारी भेड़िए की तलाश में यहां पर लगे हुए हैं। 25 किलोमीटर के एरिया में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 4 दिन पहले लंगड़ा भेड़िया ड्रोन कैमरे में कैद भी हुआ था, लेकिन वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही ये भाग गया था। और अब ये एक और फुटेज यहां पर सामने आया है जिसमें 2 भेड़िए नजर आ रहे हैं, जिसने अब और ज्यादा टेंशन वन विभाग के कर्मचारियों की बढ़ा दी है। ये क्लियर हो गया है कि ये सिर्फ एक भेड़िया नहीं बचा है बल्कि यहाँ पर कुछ और भी भेड़िए हो सकते हैं। ये बहराइच का एक और वीडियो और इस इलाके में पहली बार ये 2 भेड़िए यहाँ पर नजर आए हैं। और कोर्ट में आज कौन कौन से केस हैं जिन पर सुनवाई होने वाली है वो आपको जल्दी से बताते हुए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अपराध है या फिर नहीं, फैसला आ जाएगा। मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया जाएगा। इसके अलावा यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। राजस्थान फोन टैपिंग का मामला, पूर्व CM SD लोकेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी। इसके अलावा शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब हरियाणा के बीच विवाद का मामले पर सर्वोच्च अदालत आज सुनवाई करेगी। शिक्षक भर्ती मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता कुंतल घोष की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, कथित आरोपी मऊ विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी की तरफ से दायर जमानत याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी के आरोप की जांच की मांग को लेकर जो दायर जनहित याचिका है उस पर भी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, मेंशनिंग हो सकती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में खाली पड़े पदों के मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके अलावा सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू की हत्या के मामले में आरोपी कल्याणी सिंह के खिलाफ दायर CBI की याचिका पर
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। खबर यह भी है कि भारतीय सीमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर ईडी की याचिका पर भी आज सुनवाई होने वाली है। आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की ओर से दायर याचिका पर भी सुनवाई होगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के मामले में कथित आरोपी दिव्यांगना कलिता सहित अन्य के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट अंतरिम आदेश पारित करेगा। इसके अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा मामले में भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अग्रवाल मतदाताओं के नाम कटवाने के दिल्ली के मुख्यमंत्री तब के अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोप के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा।